जय श्री राम साथियों। आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में रामेश्वरम का पूरा दर्शन किया और अच्छे तरीके से रामेश्वरम में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से जाना होगा। आज आप लोगों को रामेश्वरम के आसपास जितने भी घूमने लायक जगह हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और वहाँ लेकर जाऊंगा भी। वहाँ आपको उस जगह से पूरा रूबरू करवाऊंगा। तो हम लोग रामेश्वरम में दर्शन कर चुके हैं और अब यहाँ से आगे निकलेंगे तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे धनुषकोडी। ये जो आप देख रहे हैं सड़क पर रुकावट के लिए लगाया गया है। यहाँ से आगे कोई भी ऑटो रिक्शा आगे नहीं जाती है। यहाँ से रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए लोगों को पैदल जाना पड़ता है। अब यहीं से हम लोग फिर ऑटो लेकर धनुषकोडी के लिए निकलेंगे। यहाँ आप आसपास के जगह को, पर्यटन स्थल को घूमने के लिए यदि ऑटो रिज़र्व करते हैं तो 800 से 1200 रुपये के आसपास आपको खर्च लगेंगे। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑटो वाले से कितना बार्गेन कर सकते हैं। वो आपको 1500 भी बोल सकता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको बार्गेन करके कितने में तैयार कर सकते हैं। 800 से कम में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने भी 1000 रुपये में इस ऑटो को रिज़र्व किया है और अब हम निकल चुके हैं धनुषकोडी की यात्रा पर। आप देख पा रहे होंगे सड़कें कितनी चकाचक है, आकाश कितना साफ है और सड़क के दोनों किनारे जो आप देख रहे होंगे हरियाली, यह भी देखने में अद्भुत है। इस सड़क मार्ग पर आपको धनुषकोडी जाने आने वाले ही वाहन दिखाई देंगे। कई लोग टैक्सी रिज़र्व करके भी जाते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ऑटो से ही जाने में। और यहाँ अभी जो मौसम है वह दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में यहाँ घूमना बेहद ही रोमांचक और सुकून भरा होता है। गर्मी के मौसम में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, आप डिहाइड्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप रामेश्वरम का टूर बनावें तो आप नवंबर से फरवरी महीने के बीच का ही समय चुनें। तो हम लोग दिसंबर के महीने में घूम रहे हैं और चल दिए हैं। सबसे पहला रामेश्वरम दर्शन के बाद जो है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद सबसे पहला जो हमारा होगा घूमने का जगह वह होगा धनुषकोडी। तो धनुषकोडी जाने के लिए इसी रास्ते से आपको जाना होगा। रामेश्वरम मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी स्थित है। इस जगह का नाम जो है भगवान राम के धनुष के नाम पर रखा गया है और यह श्रीलंका और धनुषकोडी के बीच समुद्र में स्थित चट्टान को आदम का पुल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए इस चट्टान का उपयोग किया था। धनुषकोडी जापान सिलोन के तलाई मन्नार से लगभग 18 मील पश्चिम की ओर है। आपको यह मैं बता दूं, पहले रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रेल मार्ग भी था, लेकिन 1964 में जब सुनामी आया था, यहाँ तेज़ तूफ़ान आया था, तो उस तूफ़ान में चेन्नई एगमोर से धनुषकोडी के लिए एक ट्रेन सेवा उपलब्ध थी जिसे बोट मेल कहा जाता था। वो सिलोन के लिए एक स्टीमर से जुड़ी हुई थी। 1964 के भूकंप में एक विशाल लहर ने पलक खाड़ी इस सपोर्ट के पूर्व में स्थित इस शहर को पूरा ले लिया। यहाँ आपको शहर का कोई भी चिन्ह दिखाई अभी नहीं दे रहा होगा, लेकिन कुछ चिन्ह आपको मैं दिखाऊंगा। ये तो बाद में, अभी हाल फिलहाल में जो कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई है, लोग यहाँ अपना धंधा करते हैं, तो वो है। तो उस समय जो है यह पूरा शहर, यहाँ एक शहर हुआ करता था, वह पूरा शहर नष्ट हो गया था। तो धनुषकोडी जो है वह भारत और सिलोन
जिसको अब श्रीलंका हम लोग बोलते हैं, उसके बीच केवल एकमात्र भूमि सीमा है जो दुनिया की सबसे छोटी सीमाओं में से एक है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। और यह पालक खाड़ी में एक रेत के टीले पर स्थित है। तो देखिए यहाँ के पहले के कुछ अवशेष मैं दिखा दूँ आपको। ये देख पा रहे हैं, यही रेलवे स्टेशन हुआ करता था धनुषकोडी का। यहाँ तक ट्रेनें आती थी पहले, लेकिन उस तूफ़ान के बाद जब पूरा शहर यहाँ का धनुषकोडी का नष्ट हो गया, तो ये कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। तो चल के हम थोड़ा पहले आप लोगों को यहाँ के जो खंडहर में तब्दील रेलवे स्टेशन है उसके बारे में मैं दिखा दूँ। ये धनुषकोडी का आप रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहले आप देख लें, ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ लोग उतरते थे धनुषकोडी घूमने, जो भी आते थे रेल मार्ग से। और इस रेल मार्ग से उतरने का बहुत ये फ़ायदा भी होता था, जिसको श्रीलंका जाना है यहाँ से फेरी सेवा के माध्यम से, बोट के माध्यम से श्रीलंका तक भी जाते थे। तो ये देख ले, यहाँ पे जो मंदिर है यह आप देख पा रहे होंगे। वैसे तो यहाँ मना है फ़ोटो लेना, लेकिन फिर भी हम लोग ले लिए हैं इसे अपने कैमरे में कैद, इसलिए कि ताकि आप लोग देख सके, जो लोग यहाँ अभी तक नहीं आए हैं वो देख सकते हैं। ये चरण चिन्ह है, यहाँ के एक संत थे, उन्हीं का ये चरण चिन्ह है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और धनुषकोडी का जो आपको लोकेशन दिखता है, ये जो पिलर नुमा आप देख रहे हैं लाइट हाउस की तरह बना हुआ है, वो आप देख लें। ये लाइट हाउस है और ये छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह की मछलियाँ भी खाने को मिलेंगे। और जो इसके इच्छुक हैं, जो मछली में रुचि रखते हैं, उन्हें तो फिर कई प्रकार की मछलियाँ उपलब्ध होगी और उसका आप यहाँ समुद्री मछली का स्वाद ले सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अब काफ़ी करीब। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी आसानी से मिलते रहेगी। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग धनुषकोडी की ओर। अब लगभग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। आपको यहाँ से ही समुद्र दिख रहा होगा, समुद्र और उसके ऊपर आसमान, बीच में कुछ नहीं। ये हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं। थोड़ा सा और मैं यहाँ के बारे में बता दूँ कि धनुषकोडी जो है वो रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। और यहाँ जो है एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ हिंद महासागर से यह स्थान घिरा हुआ है। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ दोनों तरफ आपको दो तरह का पानी दिखेगा। एक तरफ का पानी नीला और एक तरफ का जो पानी है वो मटमैला आपको दिखेगा। तो हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और आपको पहले ही मैंने बता ही दिया है कि यहाँ जो है जब 1964 में भयानक तूफ़ान आया था, उस तबाही में यहाँ पर जो शहर पहले बसा हुआ था आबादी वाला, वो पूरा नष्ट हो गया था। अब यहाँ मात्र लगभग कहिए 500 मछुआरे और उनके परिवार यहाँ रहते हैं। सरकार ने भी यहाँ इस जगह को भूतिया शहर घोषित कर दिया है। लेकिन रामेश्वरम आने के बाद ये सबसे प्रमुख जगह है घूमने के लिए। इसी को हम लोग धनुषकोडी कहते हैं। देखें आप, इस तरफ ये नीला समंदर आपको दिख रहा है। यहाँ लोग आके घंटों समय बिताते हैं पत्थरों पर बैठकर। काफ़ी सुकून मिलेगा और काफ़ी शांत वातावरण है, पूरा मनोरम। आप यहाँ जितना देर समय बिता सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं समुद्र की लहरें। अभी थोड़ी लहर शांत है। अमावस्या और पूर्णिमा के समय यहाँ की लहरें सड़कों तक आती है। तो ये आप देखें, यहाँ बहुत सारे लोग आके घूम रहे हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं एक पिलर बना हुआ है और इसके ऊपर जो है अशोक स्तंभ का चिन्ह भी अंकित है। ये हमारा मतलब भारत का जो निशान है उसको ये प्रदर्शित करता है। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, आपको दिखेगा। यहाँ बहुत सारे लोग
सेल्फ़ी लेते हैं, अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और यहाँ की यादों को अपने साथ बसाए लेकर जाते हैं। ये देखिए आप ऊपर जो आसमान कितना नीला, कितना साफ़ है, यहाँ पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ काफ़ी देर समय बिताइए। इस तरफ का देखें आप समुद्र, मटमैला पानी है और उधर का मैंने अभी दिखाया था वो पूरा नीला था। तो दोनों तरफ का जो पानी देखिए, यहाँ बीच में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ नीला और एक तरफ मटमैला। तो ये दोनों समुद्र यहीं पे मिल जाता है, जिसके बारे में अभी हमने बताया कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। अब हम यहीं पे जो पास में एक पुराना चर्च है उससे आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं। यह चर्च जो है वह काफ़ी पुराना है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसी तूफ़ान में जो सुनामी आया था उस समय यह चर्च पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। यह जो लगभग कहें कि 300 साल पुराना चर्च था, जिसे पुर्तगाली चर्च के नाम से जाना जाता था। एक दो छोटे मोटे दुकान हैं यहाँ, वो आपको मिल जाएंगे। और ये इस चर्च का खासियत आपको मैं बता दूं, इसमें अभी भी आप देख पाएंगे कि जो समुद्र में तैरता हुआ पत्थर जिससे राम सेतु के निर्माण में काम में लाया गया था, उस तरह का पत्थर भी आपको इस दीवार में अभी दिखेगा। हालांकि आप यदि इस पत्थर को पानी में डालेंगे वो तैरेगा नहीं। यही पे आपको समझना होगा कि इस पत्थर की खासियत क्या है। उस समय भी जिस समय भगवान राम ने पुल का निर्माण करवाया था, तो वो पत्थर ऐसे नहीं तैर जाता था, पत्थर पे राम नाम लिखना पड़ता था, तब वो पत्थर पानी में तैरता था। यहाँ वो फ्लोटिंग स्टोन का पत्थर इस दीवार में आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो पानी में तैरेगा नहीं। हमने उसका यहाँ पे परीक्षण भी किया, हमें लगा कि इसे देखना चाहिए कि ये तैरता है या नहीं, लेकिन वो पत्थर नहीं तैरा। ये आसपास आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बंजर इलाका हो गया है। यहाँ पहले कभी शहर हुआ करता था और दिनों दिन जो समुद्र का किनारा है वह काफ़ी सड़क के करीब आते जा रहा है, सटते जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आपको ये चर्च ना दिखे। ये आप पुरानी तस्वीर कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप वहाँ पे आप जब जाएंगे घूमने तो आपको मिलेगा ये फ्लोटिंग स्टोन का, और ये जो कुआं है इसमें ये सारा चीज़ दिखेगा। ये आप इसी चर्च का तस्वीर देख पा रहे हैं। खंडर में जो ये मेडिकल कॉलेज हुआ करता था बगल में, वो खंडर में तब्दील है। ये यहाँ पे कुछ घर और मंदिर था, वो भी खंडर में तब्दील है। और जहाँ हम अभी चर्च के पास घूम रहे हैं, ये चर्च का अवशेष, ये सारा तस्वीर में दिया हुआ है, यही चर्च है। तो आप लोग जब भी यहाँ धनुषकोडी आएंगे तो इस जगह पर घूमना ना भूलें। बहुत ही आपको ये मतलब अद्भुत लगेगा देख के, और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ हकीकत में 300 साल पुराना चर्च है, क्योंकि इसके अवशेष बताते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। आगे मैं दूसरे स्थल पे आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, और वह स्थल जो है उसको विभीषण का मंदिर भी कह सकते हैं आप, ठीक ना। और वो जो है यहाँ, वहाँ से आप रामेश्वरम का मंदिर साफ देख सकते हैं, और उस मंदिर से यदि आप दूरबीन से देखेंगे श्रीलंका का भी हिस्सा आपको दिखेगा। तो उस जगह पे अभी आप लोगों को मैं लेके चलूँगा। आपको बता दूं कि यहाँ एक दिन में आप रामेश्वरम का जो भी साइड सीन है वो पूरा कवर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको ये करना होगा कि सुबह सुबह रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेना होगा। उसके बाद आप नाश्ता करके घूमने के लिए निकल जाएं। आपको ऑटो वाले सारे प्रमुख स्थलों का दर्शन करा देंगे। तो और यदि आपके पास समय है तो आप 2 दिन में दर्शन कीजिए। मेरे पास समय काफ़ी कम था और अधिक जगह पे घूमना था, तो मैंने सुबह सुबह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और उसके बाद नाश्ता करके मैं निकल। देखिए इस तरफ का जो पानी है वो मटमैला है, और इधर जो आप दूसरे तरफ देखेंगे वो आपको नीला दिखेगा। यही यहाँ का खासियत है। तो अब हम लोग बेहद करीब आ चुके हैं, और वो जो सामने दिख रहा है वही विभीषण का मंदिर है।
इस मंदिर में मैं आपको विभीषण की प्रतिमा भी दिखाऊंगा और यहीं पे कुछ कदम की दूरी पर फ्लोटिंग स्टोन, जिसे तैरता हुआ पत्थर कहते हैं, जिस पत्थर से राम सेतु का निर्माण हुआ था, जिस पत्थर के पुल पर चढ़कर श्री राम लंका तक पहुँचे थे और रावण से युद्ध करके माता सीता को वापस लाए थे, उस पत्थर का आप लोगों को ज़रूर दर्शन कराऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, इसकी बिल्कुल ना करें, नहीं तो कई प्रमुख चीज़ आप मिस कर जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नारियल पानी आपको थोड़ा महंगा ही मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि ये साउथ में आप हैं तो आपको सस्ता मिल जाएगा। नारियल पानी आपको यहाँ 60, 70, 80 ऐसे एक नारियल पानी का लगेगा। तो ये हम लोग विभीषण मंदिर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं। इस पेड़ में लोग अपना मन्नत रख के कपड़ा बांधते हैं। इसी सीढ़ी से चढ़ के अभी हम लोग ऊपर चलेंगे। 2 मंजिले पे मंदिर बना हुआ है और वहाँ से बहुत सारे लोग दूरबीन से श्रीलंका की तरफ देखते भी हैं। यहाँ से दिखता है, कुछ लोग यहाँ दूरबीन से दिखाकर उसके एवज में पैसे लेते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ ऊपर चढ़ के कैसा यहाँ से नज़ारा दिखता है। तो ये यही सीढ़ी है, इससे आपको ऊपर चढ़ना है। दोपहर का समय है, थोड़ा इस कारण से कुछ भीड़ कम है, लेकिन देखते हैं अंदर कैसा भीड़ है, अंदर चलने के बाद पता चलेगा। तो ये सामने से आप देख पा रहे हैं कुछ लोग अंदर में पहले से मौजूद हैं और कुछ जा रहे हैं। हम लोग भी अब अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये देखिए अंदर हम लोग आ चुके हैं। विभीषण का मंदिर है ये, और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन चुपके से मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा विभीषण मंदिर का भी दृश्य लिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है और ये साइड से आप देख सकते हैं। यहाँ अंदर में यहाँ के जो पुजारी हैं वो लोग हैं, वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं और उसी के अंदर विभीषण का मूर्ति है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सामने से देखने के बाद ये लोग मोबाइल ले लेंगे। देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से आप देखिए इधर सामने, यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ लोगों की भीड़, यहाँ तैरता हुआ पत्थर रखा हुआ है और उसे ही देखने के लिए हम लोग भी जा रहे हैं। बालू काफ़ी गर्म है यहाँ पे, ये समझ लीजिए दिसंबर के महीने की बात है। हम लोग दिसंबर में घूम रहे हैं और इस समय यहाँ बालू इतना गर्म है कि ये नारियल के रस्सी से जो बना हुआ चटाई होता है, उस चटाई को बिछाया गया है ताकि पाँव जले नहीं। यहाँ पे जूता चप्पल खोल के ही आना पड़ता है सभी को। तो हम लोग भी आ गए हैं। यहाँ पे आपको टिकट लेना होगा, 20 रुपये का टिकट आपको लेना होगा। 20 रुपये का टिकट लेने के बाद आपको वहाँ फ्लोटिंग स्टोन का दर्शन करने के लिए जाने दिया जाएगा। तो ये देखें, ये बच्ची भी पहुँच चुकी है देखने के लिए। ये कुआं नुमा बना हुआ है सीमेंट का गैलरी, और ये देखिए इसके हाथ में आपने देखा होगा फ्लोटिंग स्टोन, अभी अंदर रख रहा है। ये देखिए रेत से शिवलिंग बनाया है और बगल में फ्लोटिंग स्टोन आप देखिए। यही फ्लोटिंग स्टोन जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए अब आप लोगों को दिख जाएगा। ये तैरता हुआ पत्थर जो है ये पानी में डूबता नहीं है। हालांकि ये काफ़ी वजनी होता है, इसका वज़न काफ़ी अधिक होता है, फिर भी ये डूबता नहीं। इसे मैंने अपने हाथ में लेकर भी देखा कि इसका वज़न क्या है, क्या यह हल्का है या भारी है। बहुत भारी है, लेकिन ये पानी में नहीं डूबता है। इसकी यही खासियत है। ये उसी राम सेतु का अवशेष है जो टूटकर इधर उधर बिखरा है। तो कुछ लोगों ने इसे अपने अपने पास रख लिया है। आपको मैं आगे जब यहाँ से चलूँगा पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ भी इससे बड़ा बड़ा तैरता हुआ पत्थर दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसे उठाया है, 2 आदमी मिलके इसे उठाना पड़ रहा है, 2 हाथ लगाना पड़ रहा है तब इसे उठा पा रहे हैं। और ये देखिए इसमें आपको छेद छेद जैसा दिखेगा, लेकिन ये बहुत भारी पत्थर है। ये पानी में डूबता नहीं है, यही इसकी खासियत है। इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग स्टोन, तैरता पत्थर रखा गया है। लोग अपने सिर पर इसे रखते हैं। लोग
ये मानते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा इसे यदि मैं अपने सिर से लगा लूँ, चूँकि इस पे भगवान राम का चरण पड़ा है, इसलिए भी लोग इसे अपने सिर से लगाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ फ्लोटिंग स्टोन तो देख ही लिए, अब आगे आप लोगों को मैं ले चलता हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए। यहाँ तो हम लोग देख लिए, यहाँ रामेश्वरम जब भी आप आवें तो पंचमुखी हनुमान मंदिर का यहाँ काफ़ी महत्व है। हर कोई इस मंदिर में निश्चित रूप से दर्शन के लिए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि यदि आप सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान से कोई मन्नत मांगते हैं तो आपकी वह मुराद निश्चित रूप से पूरी होती है। कई लोग मुराद पूरे होने के बाद यहाँ अपने मन्नत उतारने के लिए भी आते हैं। तो हम लोग अब बिल्कुल करीब आ गए हैं, हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं यहाँ एक श्री राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी की ठाकुरबाड़ी है और एक तालाब है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए पहले आप, एक राम मंदिर है। यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग तरह के शिवलिंग भी मिलेंगे। ये श्री राम मंदिर है, ये आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ हर जगह पे कैमरा का उपयोग ना करें ये तो है, लेकिन जब तक मैं इसे अपने कैमरे में कैद नहीं करूँगा तो फिर आप लोग देखेंगे कैसे। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, इसे आप पूरा ज़रूर देखें। फिर आपको जब मौका लगे तो आप भी यहाँ ज़रूर आवें। काफ़ी मनोरम है। हम लोगों ने दोपहर का समय इसलिए चुना है कि थोड़ी भीड़ कम होती है और घूमने में थोड़ा ठीक होता है। ये देखिए, वो मना कर रहा था नहीं लेने के लिए। ये आप तरह तरह के शिवलिंग देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं, लोग आके यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ शिवलिंग का दर्शन किया। कई प्रकार के यहाँ शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। बहुत लोग यहाँ पर शिवलिंग ला के रखते हैं और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। ये शेष नाग से ढका हुआ शिवलिंग जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। अलग अलग आकृति की यहाँ शिवलिंग बनी हुई है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, पास में ही एक तालाब है, उस तालाब को भी आप देख लें। यहाँ का शायद ऐसा लगता है कि इस तालाब की सफाई नहीं कराई गई है बहुत दिनों से, लेकिन इस तालाब का बहुत महत्व है। इसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। आपने और भी बहुत सारे जगह पे सीता कुंड देखे होंगे, यह भी सीता कुंड है और इसका जल लोग छिड़क के खुद को शुद्ध करते हैं। ये भी सीता कुंड है, आप देख लें। और यहाँ पे जो कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है वो बहुत ही पुराने समय की है, उसका लोग पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि यहाँ पास में एक ठाकुरबाड़ी है, वो दोपहर में बंद हो जाता है, जिस कारण से मैं आपको उसके अंदर ले जाकर नहीं दिखाऊंगा, चूँकि हमें अभी पंचमुखी हनुमान मंदिर का भी दर्शन करना है। ये आप देख सकते हैं, ये गेट बंद हो चुका है ठाकुरबाड़ी का, ठीक है ना। तो आपको मैं दरवाजे से थोड़ा दूर से ही कुछ यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। गेट के बाहर से ही जो छेद है, इस छेद से मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के ठाकुरबाड़ी के बारे में। ये देख सकते हैं सामने जो मंदिर है वही ठाकुरबाड़ी है और यहाँ पे भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, बशर्ते आपको दोपहर के 12 बजे के पहले आना होगा। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अंदर में। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं हनुमान मंदिर की तरफ। तो हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर के पास, बिल्कुल पास आ चुके हैं। अब हम लोग अंदर चलेंगे। हालांकि यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन निश्चित करवाऊँगा। ये देखिए, यहाँ गेट पर से ही रोकने वाले लगे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो आप काले रंग का देख रहे थे पत्थर का लंबा सा, वो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं।
और एक और पंचमुखी हनुमान जी जो पूर्व से यहाँ पे हैं, इस दरवाजे के ठीक पीछे में हैं, इसी दरवाजे के ठीक पीछे में हैं। वहाँ पर कैमरा बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, जिस कारण से हम लोग उस हनुमान जी का तस्वीर नहीं ले पाए। ये अब आप लोगों को ठीक सामने में हनुमान मंदिर के, पंचमुखी हनुमान मंदिर के ठीक सामने में एक शिव मंदिर है, बहुत ही अद्भुत। यहाँ आप आएंगे तो बहुत ही आपको आनंद होगा। आपको मैं यहाँ का भी दिखाता हूँ। ये द्वार पे देखिए दोनों तरफ हाथी बना हुआ है और मंदिर की नक्काशी, यहाँ तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो नक्काशी देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे। ये देखें सामने में जो शिव की प्रतिमा है, नटराज स्वरूप में है वो, और ये आप देख पा रहे होंगे नटराज स्वरूप में भगवान शिव को। उसके ठीक बगल में एक आश्रम है, यहाँ आप ठहरने के लिए जगह भी ले सकते हैं। और उसके आगे में समुद्र मंथन का चित्रण किया गया है मूर्तियों के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग ठीक यहीं पे बगल में पंचमुखी हनुमान मंदिर से 4 कदम की दूरी पर आएंगे तो लक्ष्मण तालाब देखेंगे। इस तालाब का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि यदि आप यहाँ सच्चे मन से आकर स्नान करते हैं और जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। यह जो है रामेश्वरम में घूमने के लिए उन लोकप्रिय स्थानों में से एक है जो आध्यात्मिक और वास्तुकला की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र है। यदि आप रामेश्वरम की शांति भूमि में बाहर घूमने के दौरान अधिक आनंद में डूबना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए है। ये देख सकते हैं, यहाँ की कलाकृति देख के आप मुग्ध रह जाएंगे। जिस तरह आपको रामेश्वरम में अंदर आपको कॉरिडोर में देखने को मिला, उसी तरह से यहाँ भी नक्काशी की हुई है चारों तरफ, और यह स्थान बहुत ही मनोरम है। लक्ष्मण मंदिर में आने वाले लोग अक्सर इस तालाब में डुबकी लगाना पसंद करते हैं। ये देखिए यहाँ का तालाब बिल्कुल आपको साफ मिलेगा और यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ जो है आप सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के 4 बजे से 8 बजे तक यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ दिन भर लोगों का भीड़ लगा हुआ। ये अब अभी मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा है, इसलिए आपको भीड़ थोड़ी कम लग रही है। सुबह में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और शाम में भी यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन मैंने भीड़ से बचने के लिए दोपहर का समय चुना। आप भी ऐसा करें तो आपको थोड़ा आराम से घूमने में मज़ा आएगा। यदि आप चाहते हैं कि भीड़ में आपको घूमना है तो फिर सुबह का समय आप चुन सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। यहाँ तो हम लोग घूम चुके हैं, अब यहाँ से बाहर निकल के हम लोग चलेंगे। यहाँ आप लोगों को खाने पीने का भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ फ्रूट्स वगैरह आपको यहाँ पे बहुत ही कम दर पे ही मिल जाएगा और बहुत टेस्टी मिलेगा। तो अभी जो मैंने सामने दिखाया था वो आश्रम, वहाँ से ठीक सामने में ये लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मण तालाब के नाम से जो जगह है, ये आप घूम सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और फिर से हम रामेश्वरम मंदिर के पास आ चुके हैं। आप लोगों को बता दूं, यहाँ आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ होटल वगैरह किस तरह के हैं और कहाँ लेना चाहिए ये मैं आप लोगों को बता दूं जल्दी में, तो उसे भी सुन लें। जब भी आप रामेश्वरम का टूर बनाते हैं तो जहाँ तक आपको ऑटो वाले उतारते हैं, वहाँ से उतरने के बाद जब आप देखेंगे तो पहला जो यही होटल मिलेगा, आइसलैंड स्टार। यहाँ से आप जो देखेंगे कई होटल आपको लगातार मिलेंगे। महेश्वर भक्ति निवास, इसके आगे भी कई होटल है। और ख़ासियत ये है कि यहाँ होटल आपको बजट में मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे लोग ऑटो वाले पहले बरगलाएंगे कि मंदिर के पास बहुत महंगा होटल मिलता है, ऐसा नहीं है। मंदिर के पास बहुत ही सस्ता होटल मिलता है। हाँ, यदि भीड़ भाड़ वाला सीज़न हो, शिवरात्रि के अवसर पे आ रहे हैं, उस समय थोड़ा महंगा मिल सकता है। बाकी आपको इधर आप यदि नवंबर दिसंबर ये सब सीज़न में आते हैं तो
सस्ता ही मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ खाना पीना का भी बहुत अच्छा सुविधा है। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा और बहुत ही आपके लोकल रेट के अनुसार ही यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट में आपको अंतर आएगा, चूँकि साउथ में भोजन के टेस्ट में अंतर हो जाता है, फिर भी आपको बहुत अच्छा भोजन यहाँ पे उपलब्ध होगा। ये आप देख सकते हैं, पूरा मेनू चार्ट उसका लगा हुआ है। तो हम लोग पहले होटल देख लें कि ये जो देख रहे हैं रामेश्वर होटल के नाम से है। यहाँ भी आप भोजन वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए, ये दक्षिण द्वार है रामेश्वरम का। दक्षिण याद रखिएगा हमेशा कि रामेश्वरम के दक्षिण द्वार के पास ही हमको होटल लेना है। यहाँ से अग्नि तीर्थम जहाँ पे स्नान करने जाना है वो बस 100 मीटर की दूरी पे है। ये बांगर यात्री निवास है। यहाँ आपको 400 से 500-600 में भी रूम आसानी से मिल जाएगा, डबल बेड। बहुत ही सस्ता यहाँ रूम उपलब्ध होता है। और ये ठीक गेट के सामने आपको बांगर यात्री निवास जो आप देखे थे वो है। अभी आगे मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने कहाँ पे लिया था। मैंने और थोड़ा नज़दीक जाके, ये दक्षिण द्वार है, यहाँ भी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए आते हैं। पूजा करने के बाद आप इस द्वार के बाद से भी निकल सकते हैं, लेकिन इधर से आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ आप सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आ सकते हैं। फ़ोटो खिंचा के फिर आपको इधर से ही वापस हो जाना होगा। और आपको मैं दिखाता हूँ अगला होटल। ये देखें, ये बगल में जो इस तरफ है मंदिर के दाहिने हाथ में, ये सारे होटल ही हैं। ये आपको इस होटल में भी आप 800 से 1200 तक में बहुत ही अच्छा डबल बेड एसी रूम ले सकते हैं। ये इसके बाद फिर आपको दूसरा होटल है, यहाँ भी आप ले सकते हैं। यहाँ आपको एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी बगल में आपने एटीएम देखा, अग्रसेन भवन, इसमें भी आप रूम ले सकते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी किफ़ायती दर में, ये देखिए रूबी लॉज, यहाँ भी आपको सस्ते दर में 400-500 रुपये में होटल उपलब्ध हो जाएंगे। ऑफ सीजन में, भीड़ भाड़ वाले सीजन में 100-200-400 ज़्यादा लग सकता है। ये देखिए श्री कृष्णा लॉज, यहाँ भी आपको 400-500 में, जितने भी लॉज देख रहे हैं 400-500 में आपको फर्स्ट क्लास डबल बेड रूम मिल जाएगा। ये भी आप देखें टेम्पल सिटी, इसमें भी आपको सस्ते दर में रूम उपलब्ध होगा। यहाँ आप नीचे खाने पीने की भी यहाँ आपको सुविधा मिल जाएगी, और ऊपर में ठहरने के लिए जगह, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके ठीक बगल में जब आप आएंगे तो ये देखिए, ये भी शिवा लॉज है, और यहाँ भी आपको 600, 800, 1000, 1200 इतने में अच्छे से अच्छे रूम उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के ठीक बगल में आप जब आएंगे तो ये देखें होटल श्री क्या है लॉज, ये होटल भी 800 से 1200 के रेंज में आपको डबल बेड अच्छा मिल जाएगा। मतलब यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं वो अग्नि तीर्थम का समुद्र दिख रहा है, जहाँ नहाने के लिए लोग जाते हैं। तो समझ सकते हैं कितना करीब में आपको सस्ते दर में होटल मिल रहा है। तो हम दूर में क्यों होटल लें जब इतने करीब में हमें सस्ते दर पे होटल मिल रहे हैं। तो हमने भी यहीं पे होटल लिया था, ये आप देख पा रहे हैं। इस होटल में हमने लिया था, ये अंबिका लॉज है, यहाँ भी आप ले सकते हैं। तो काफ़ी किफ़ायती दर पे आपको यहाँ होटल उपलब्ध होंगे, और आप यदि इत्मीनान से यहाँ घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का समय लेके आवें। यदि आपके पास कम समय है तो 1 दिन में भी आप पूरा रामेश्वरम का जो प्रमुख साइट सीन है वो घूम के निकल सकते हैं शाम तक। ये आपको मैंने पूरा दिखा दिया। इसी होटल में मैंने रूम लिया था, और आपको मैं थोड़ा अंदर चल के भी दिखा दूँ कि यहाँ अंदर रूम कैसा होता है। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि 600-800 में यहाँ रूम मिल जाता है डबल बेड।
तो अंदर क्या व्यवस्था हमें दी गई थी। हमने यहाँ 800 रुपये में रूम लिया था, डबल बेड। और अंदर का आप लोगों को मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गली है, इस गली से ही अंदर जाने का रास्ता है। जिस भी रूम में आप जाएंगे इसी गली से होकर आपको जाना है। यहाँ आपको ये देखिए, ये मेरा रूम है और यही रूम मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेबल, कुर्सी, टीवी, डबल बेड और ये सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी है। और यहाँ का मैं आपको और दिखा दूँ, बाथरूम वगैरह कैसा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 800 में ये बहुत ही सस्ता है, ये आप खुद कह सकते हैं। आपको एसी रूम 800 रुपये में डबल बेड मिल जाए। ये गीज़र भी लगा हुआ है, क्योंकि सुबह में थोड़ा ठंडापन रहता है तो आप गीज़र से भी स्नान। ये लेटरिन बाथरूम आपने देख लिया। बाहर एक बेसिन भी लगा हुआ है, मिरर भी है और बगल में ये आपको अलमीरा भी दिया गया है। बहुत ही बेस्ट है रहने के लिए। घड़ी लगा हुआ है। इतना कुछ 800 में यदि आपको मिल रहा है वो बहुत सस्ता है। तो आपने देखा कि यहाँ 800 के रेंज में किस तरह का रूम उपलब्ध हो जाता है, और वो भी मंदिर के बिल्कुल पास। यहाँ से आपको मात्र 2 मिनट पैदल चलना होगा अग्नि तीर्थम के लिए। और वहाँ आप शाम में यदि यहाँ आप आते हैं, रूम लेते हैं, सुबह सुबह आप अग्नि तीर्थम जाके स्नान कर लें और लाइन लग जाएं। 22 कुंड स्नान करके फिर दर्शन करके आप बाहर निकल जाएं। और उसके बाद रामेश्वरम के आसपास के जो भी साइट सीन है उसे आप दिन भर में आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा है वो है पंबन ब्रिज। आप ये रेलिंग को और समुद्र को देख के समझ गए होंगे। हम लोग अब ये पंबन ब्रिज की ओर जा रहे हैं। आप लोगों को पंबन ब्रिज का नया स्वरूप दिखाऊंगा। आपने अब तक जो देखा होगा वो पुराना पंबन ब्रिज देखा होगा, लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नया पंबन ब्रिज है और जो बनकर बिल्कुल तैयार है। हो सकता है मेरे वीडियो को देखने तक या आप तक जब तक मेरा वीडियो पहुँचे तो यह ब्रिज चालू भी हो गया हो, क्योंकि इस पर ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो चुका है। और यह बेहद ही उच्च तकनीक से बनाया गया है। इस पर पहले जो ट्रेनें चलती थी वह बहुत ही कम स्पीड, 20 के स्पीड में चलती थी, लेकिन इस पर अभी 70-80 के स्पीड में भी ट्रायल करके ट्रेन को गुजारा जा चुका है। तो हो सकता है कि जब तक आपके पास यह वीडियो मेरा पहुँचे तो तब तक यह पुल पंबन ब्रिज जो रेल लाइन है वो चालू हो जाए और डायरेक्ट आप रेल मार्ग से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम तो मंडपम उतरे थे और मंडपम से ऑटो लेके रामेश्वरम आए थे, और अभी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पंबन ब्रिज के पास आया हूँ। आप देख सकते हैं ये पंबन ब्रिज, ये एक लाइन जो आगे देख रहे हैं ये पुरानी है, और नई लाइन पे आप जो बिजली का खंभा देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन बनाया गया है। पहले इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी। अब जो भी ट्रेनें इस हो के गुजरेगी वो इलेक्ट्रिक होगी। खासियत ये है कि इसे थोड़ा बड़ा बनाया गया है। इस पर 2 ट्रेन गुजारे जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी एक ट्रेन के लिए ट्रैक रेडी कर लिया गया है जिसका ट्रायल भी पूरा हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज, ये लिफ्ट वाला है। पहले ये जो बगल में है ये ऐसे फ्लिप होके खुलता था, लेकिन वो जो वाइट में आप देख रहे हैं ये लिफ्ट वाला है। इसे लिफ्ट करके ऊपर ले जाता है और नीचे से जो भी जहाज़ें आएंगी वो पानी का जहाज़ नीचे से आराम से निकल जाएगी। इसे लिफ्ट करके ऊपर ले लिया जाएगा और ट्रेन जाने के समय ये लिफ्ट इसी तरह नीचे रहेगी। तो आप बहुत नज़दीक से देख पा रहे होंगे पंबन ब्रिज को। ये पुराना जो है वो आप देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये पुराना है। और उसके बगल में जो वाइट कलर में है 2 अलग अलग पिलर के साथ, ये नया वाला ब्रिज है जिसे लिफ्ट करके ऊपर उठाया जाता है। और यहाँ किनारे में जो आप देखेंगे हरियाली, नारियल का पेड़ और ढेर सारा स्टीमर और नाव, ये मछुआरों के हैं जिससे इन लोगों के द्वारा मछली मारने का काम किया जाता है। यहाँ पे इन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो मछली है। ये समुद्र का रंग भी आप देख लें, पूरा नीला है, पूरा नीला। यहाँ आप जब खड़े होंगे
तो लगेगा कि और थोड़ा देर। लोकल पुलिस आपको यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहने देगा।